Hello everyone, welcome to the Free Study Jam and subscribe this channel for free study of mechanical engineering and जनरल स्टडीज़। तो आज हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन के क्वेश्चन नंबर 211 से लेकर 240 तक। तो इससे पहले हम लोग आर के जैन बुक से थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र, फ्लूइड मैकेनिक्स और हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ मशीन। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला है द फंक्शन ऑफ अ गवर्नर इज टू। तो देखिए गवर्नर का फंक्शन क्या है कि उसमें हम लोग सप्लाई को कंट्रोल करके स्पीड में वाला स्पीड को हम लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होगा, ई पार्ट एडजस्ट वेरिएशन ऑफ स्पीड बाय वेराइंग द इनपुट टू द इंजन, ठीक। तो 211 का ई पार्ट। इसके बाद 212 है द हाइट ऑफ वॉट गवर्नर। तो देखिए जो एच होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/n² के, ठीक। चाहे आपका पोल्टर गवर्नर हो चाहे आपका प्रोल गवर्नर हो, उसमें एच जो होगा हाइट वो 1/n² के ही प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। तो इसका कितना हो गया, डी पार्ट। इसके बाद 230 है। 213 है सेंट्रीफ्यूगल टाइप गवर्नर इज प्रेफर्ड टू द इनर्शिया टाइप गवर्नर बिकॉज। तो देखिए इनर्शिया टाइप गवर्नर में इनर्शिया फोर्सेस की वजह से बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आएगी, ठीक। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी पार्ट। इसके बाद 214 है इफ़ द कंट्रोलिंग फोर्स ऑफ अ गवर्नर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन स्पीड द गवर्नर इज सेट टू इनसेंसिटिव, ओके। तो 214 का बी पार्ट। इसके बाद 215 है इफ़ द कंट्रोलिंग फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन रेडियस ऑफ रोटेशन देन गवर्नर इज सेट टू बी अनस्टेबल, ओके। तो 215 का ई पार्ट। इसके बाद 216 है प्रैक्टिकली द सेंसिटिवनेस ऑफ वॉट एंड पोल्टर गवर्नर आर सेम, ओके। तो 216 का ए पार्ट होगा। इसके बाद 217 है द टर्म एफेल्ट ऑफ गवर्नर रिफर्स टू फोर्स एक्टिंग ऑन स्लीव फॉर गिवन परसेंटेज चेंज ऑफ स्पीड, ओके। तो 217 का होगा सी पार्ट। इसके बाद 218 है द स्पीड रेंज सुटेबल फॉर वॉट्स गवर्नर इज। तो देखिए वॉट गवर्नर की स्पीड कितनी होती है, वो होती है 60 to 80 RPM। तो 218 का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। इसके बाद 219 है फॉर स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर द कंट्रोलिंग फोर्स। देखिए जो कंट्रोलिंग फोर्स कर्व होता है वो इस तरह से होता है, ठीक। तो जो है वो स्ट्रेट लाइन, ओके। फॉर स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर द कंट्रोलिंग फोर्स कर्व वुड बी स्ट्रेट लाइन। तो 219 का होगा ए पार्ट। 220 है इफ द कंट्रोलिंग फोर्स लाइन फॉर अ स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर व्हेन प्रोड्यूस इंटरसेक्ट द वाई एक्सेस एट ओरिजिन। मतलब इस तरह से लाइन जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। तो ये जो होती है ये होती है आपकी आइसो, ये होती है आपकी ये इसका जो इक्वेशन होती है वो होती है एफ इक्वल टू ए इंटू एन, ओके। तो ये आपकी हुई आइसोक्रोनस गवर्नर के लिए, ठीक। तो 220 के सी पार्ट। अगर आप स्टेबल गवर्नर की बात करेंगे तो उसकी इक्वेशन होगी एफ इक्वल टू ए एन माइनस बी। अगर अनस्टेबल की बात करेंगे तो वो होगी एफ इक्वल टू ए एन प्लस बी, ओके। इसके बाद आपका 221 है फॉर आइसोक्रोनस स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर द कंट्रोलिंग फोर्स विल इंक्रीज इन रेडियस ऑफ रोटेशन। देखिए अगर स्टेबल गवर्नर की बात हो रही तो कंट्रोलिंग फोर्स के साथ आपका उसके लिए अगर आप रेडियस ऑफ रोटेशन को इंक्रीज करेंगे तो कंट्रोलिंग फोर्स भी इंक्रीज होगा। बट अगर अगर आपका आइसोक्रोनस गवर्नर है तब आप अगर रेडियस ऑफ रोटेशन को इंक्रीज करेंगे तो कंट्रोलिंग फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, ओके। तो 221 का है सी पार्ट। इसके बाद 222 है इफ 5 is the angle of friction for a square threaded screw then maximum efficiency of the screw jack। तो कितनी होगी 1 माइनस साइन 5/1 प्लस साइन 5। तो 2 तो आपका 222 का है बी पार्ट। इसके बाद 223 है इन अबव प्रॉब्लम मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक फॉर स्क्वायर थ्रेड्स विल अकर व्हेन द एंगल ऑफ थ्रेड्स इज इक्वल टू। तो ये कितना होता है
टू अल्फ़ा प्लस 5 = 90। यहाँ से अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आएगी π/4 माइनस 5/2। ओके, तो 223 का हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा सी पार्ट। ओके, 5/4 माइनस 5/2। इसके बाद 224 है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ स्क्रू जैक हैविंग स्क्वायर थ्रेड्स एंड फ्रिक्शन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये कितना होता है 1/2 माइनस साइन स्क्वायर 5/2। तो यहाँ पे अगर आप फाइव की वैल्यू 30 डिग्री पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/2 माइनस 1/4 इंटू 2, तो 1/2 माइनस 1/8। ओके, इसको सॉल्व करिएगा और आंसर फाइंड करिएगा। इसके बाद 225 है, फॉर अ मशीन टू बी सेल्फ सस्टेनिंग। तो सेल्फ सस्टेनिंग के लिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपका ज़्यादा होना चाहिए एंगल ऑफ थ्रेड्स से। ओके, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। इसके बाद 226 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लचेस इज पॉजिटिव टाइप। तो इसमें से देखिए जॉ क्लच को छोड़ के बाकी सारे क्लच आपके फ्रिक्शन क्लच है। ओके, तो जॉ कैसा है, पॉजिटिव ड्राइव क्लच है। तो 226 का हो जाएगा सी पार्ट। इसके बाद आपका 227 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो इसमें मफ कपलिंग जो है वो आपकी फ्लेक्सिबल कपलिंग नहीं है। ठीक, तो आपका 227 का हो जाएगा सी पार्ट। इसके बाद 228 है, द मूवमेंट ऑफ फ्रिक्शन विद एजम्पशन ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर कंपेयर टू यूनिफॉर्म वेयर। तो देखिए जो आपका मूवमेंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो आपका यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए ज़्यादा होता है देन यूनिफॉर्म वेयर। ओके, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट। इसके बाद 229 है, लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट इन एडिशन टू सेंटर लेंथ डिपेंड्स ओनली ऑन द सम ऑफ रेडियस ऑफ द पुल्लीज। ठीक, देखिए क्रॉस बेल्ट के लिए सम पे डिपेंड करता है और ओपन बेल्ट के लिए सम और डिफरेंस ऑफ रेडियस ऑफ द पुल्लीज दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक, तो आपका 229 का हो जाएगा ए पार्ट। इसके बाद 230 है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पुल्ली एंड बेल्ट इज रिड्यूस्ड बाय 50%। इफ इनिशियल रेशियो ऑफ टेंशन इन बेल्ट वाज 5, देन न्यू वैल्यू विल बी। देखिए T1/T2 कितना होता है, ई की पावर म्यू थीटा। पहले केस में इन्होंने T1/T2 की वैल्यू दी हुई है। ठीक, आपको सेकंड केस में T1/T2 की वैल्यू फाइंड करनी है। और देखिए थीटा की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, तो ई की पावर थीटा तो कैंसिल हो जाएगा और म्यू की वैल्यू इन्होंने क्या करा है, पर इन्होंने 50% कम कर दी है। ठीक, तो अब क्या हो जाएगी 0.5 म्यू हो जाएगी। तो ई की पावर म्यू डिवाइडेड बाई ई की पावर 0.5 इंटू ई की पावर म्यू। तो ई की पावर म्यू से ई की पावर म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आप वहाँ से T1/T2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, इसके बाद 231 है, लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट इन एडिशन टू सेंटर लेंथ डिपेंड्स। तो अभी मैंने बताया क्रॉस बेल्ट में सिर्फ आपका सम पे डिपेंड करेगा और ओपन में सम और डिफरेंस दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी पार्ट। ठीक, 231 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट। इसके बाद 232 है, एब्रेविएशन PIV ड्राइव स्टैंड्स फॉर। तो PIV का फुल फॉर्म क्या है, पॉजिटिव इनफाइनाइटली वेरिएबल ड्राइव। तो 232 का होगा ए पार्ट। इसके बाद 233 है, द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन बेल्ट्स। तो देखिए TC इक्वल टू कितना होता है, T/3। ठीक, तो इसमें क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन बेल्ट्स रिड्यूसेस पावर ट्रांसमिशन। ओके, तो 233 का होगा ए पार्ट। इसके बाद आपका 234 है, द बेल्टिंग कैन ट्रांसमिट मैक्सिमम पावर व्हेन मैक्सिमम टोटल टेंशन इन बेल्ट्स इक्वल थ्राइस द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। अभी आपको बताया TC इक्वल टू T/3, तो T इक्वल टू 3TC। इसके बाद 235 है, पिचिंग ऑफ अ शिप produces forces on the bearings along the axis of the bearings। ओके, तो 235 का होगा डी पार्ट। इसके बाद 236 है,
इन द केस ऑफ गायरोस्कोपिक इफेक्ट द प्लेन्स ऑफ स्पिन गायरोस्कोपिकल एंड प्रिसिजन आर, तो ये तीनों आपके परपेंडिकुलर प्लेन में होने चाहिए, ठीक। तो 236 का होगा डी पार्ट। इसके बाद 237 है, इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन यूनिटी वेलोसिटी रेशियो एट एवरी इंस्टेंट इन डबल हुक्स जॉइंट इफ, तो देखिए पहली बात तो दोनों ड्राइविंग और ड्रिवन सैफ्ट आपके सेम प्लेन पे होने चाहिए, ठीक। और सेकंड क्या है, इंटरमीडिएट सैफ्ट जो है वो दोनों शाफ्ट से इक्वल एंगल बनाए, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 237 का डी पार्ट। इसके बाद 238 है, दे द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस इन अ सिंगल प्लेट क्लच आर यूजली लाइंड विद लेदर कॉर्क एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू इंक्रीज पावर ट्रांसमिटेड, ओके। तो 238 का होगा सी पार्ट। इसके बाद 239 है, द मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट, तो वो कितनी होती है, v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई 3m, ओके। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ए पार्ट, अंडर रूट टी बाई 3 डब्ल्यू बाई जी, ओके। फिर आप डब्ल्यू को एम जी लिखेंगे तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा अंडर रूट टी बाई 3m। इसके बाद 240 है, द पावर ट्रांसमिटेड बाई अ बेल्ट इज मैक्सिमम व्हेन द मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज, तो टी इक्वल टू 3TC, ओके। तो 242 का होगा बी पार्ट, ओके। तो ये हो गया आपके 30 क्वेश्चन। तो इसके नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। सो थैंक यू गाइज एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।